Hello students, I am Vijay Verma, working as lecturer in English in Government Varisht Upadhyay Sanskrit School, Sarangpura, Jaipur. Today we will study the chapter 3rd of Hornbill book Discovering the Tut. The saga continues, and this chapter is written by A.R. Williams. So students, in this chapter we will study about the last heir of the great Pharaoh dynasty, Tutankhamun. He died in his teenage after ruling for 9 years. His death gave birth to a mystery. So this chapter talks about all the possible mysteries, the curse, where his tomb is lying, his whole life, and finally his death. So let's start. He was just teenager when he died. तो बच्चों, जब तूतनखामुन जो फेरो डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, जब उसकी डेथ हुई तो वह सिर्फ अपनी युवावस्था में था, या कहें कि छोटा बच्चा था, किशोर अवस्था में था. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. तो मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं हम, अब इसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन करने वाले इतने शक्तिशाली वंश का वह अंतिम उत्तराधिकारी था, जिसे सोने के आभूषणों और अन्य जितने भी साजो सामान जो होता है उसके साथ उसे दफना दिया गया, और अंततः जैसे हर इंसान को भुला दिया जाता है, उसे भी उसी तरह भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world was speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. तो 1922 में उसकी कब्र की खोज हो गई. उसके बाद से मॉडर्न वर्ल्ड जो था ने इस बारे में अनुमान लगाया कि उसे क्या हुआ होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक रही होगी. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. तो 80 वर्ष के बाद, यानी उसकी मृत्यु के 80 वर्ष के बाद उसे अपनी कब्र को छोड़कर CT स्कैन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिससे उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए संकेत मिलने की संभावना बनी. और इससे वह जो किशोर अवस्था में जिसकी मृत्यु हो गई थी, फेरो परिवार का जो अंतिम शासक था, उसके बारे में वैज्ञानिकों की जो धारणा थी, उसके लिए सही आंकड़े भी उपलब्ध होंगे, इसके ये पता लगा इनकी कब्र को खोजने के बाद. An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. तो एक बहुत तेज़ हवा भूतों जैसी धूल के गुबार उछाल रही थी जब राजा टट को उसकी जो कब्र थी उससे, यानी उसके आराम करने की जगह से, प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान जिसको कि वैली ऑफ द रिंग्स कहा जाता था, वहाँ पर वो कब्र स्थित थी, उससे बाहर निकाला जा रहा था. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. तो काले पेट वाले बादल, यानी बादल जो थे उनका पेट तो कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लेखक ये कहता है कि बादल इतने ज़्यादा घने हो गए थे, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का काला पेट हो जाता है उस प्रकार से पूरे दिन भर रेगिस्तान के आकाश के आर पार उड़ते रहे, और जब कफन जैसे भूरे रंग से उन्होंने तारों को ढक लिया हो जैसे. It was 6 PM on 5th January 2005, और ये जनवरी 5, 2005 को शाम के 6 बजे का समय था. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the
lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध ममी एक सिटी स्कैनर के भीतर खिसकते हुए प्रवेश कर रही थी। सबसे पहले उसका सिर अंदर जा रहा था। इस सिटी स्कैनर को काफ़ी समय से प्रचलित उन चिकित्सीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए लाया गया था जो उस अज्ञात युवा शासक के बारे में थी जिसकी मृत्यु करीबन 3300 वर्ष से अधिक समय पूर्व हो चुकी थी। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द का यूज़ हुआ, मम्मी। ऐसा होता था पहले के समय में, जो सेलिब्रिटीज़ या बहुत फेमस व्यक्ति होता था उसके बॉडी को रासायनिक लेप लगाकर, कुछ केमिकल्स लगाकर ज़मीन में दफना दिया जाता था और उसकी बॉडी को सुरक्षित रखा जाता था मरने के बाद भी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. पूरी दोपहर दुनिया भर से आए जितने भी पर्यटक जो थे कि सामान्य कतार उन संकरी चट्टान को काट कर बनाई गई तथा 26 फीट ज़मीन के नीचे स्थित श्रद्धांजलि देने के लिए उस कब्र में उतरी। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. और ये जितने भी पर्यटक आए थे कब्र के कक्ष की दीवारों पर बने चित्रों को टकटकी लगाकर देख रहे थे। टट के सोने से मढ़े चेहरे को ध्यान से देखा। एक चेहरा जो था परिरक्षित शव की ही शक्ल का था तथा वो ताबूत जो था कि बाहरी ढक्कन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ था, यानी कि ताबूत के ढक्कन पर वास्तविक चेहरे जैसी संरचना बनी हुई थी। सम विजिटर्स read from guidebooks in a whisper. जो कुछ वहाँ पर पर्यटक थे वो कानाफूसी कर रहे थे और कानाफूसी के रूप में पर्यटक जो कोई बुक रखी हुई थी, उनके पास में बुक थी, उसको पढ़ रहे थे। Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the Pharaoh cursed death of misfortune falling upon those who disturbed him was really true. और कुछ लोग वहाँ पर शांत खड़े हुए थे, कुछ दर्शक जो आए हुए थे या विदेशी जो आए हुए थे वो शांत खड़े हुए थे वहाँ पर। वे शायद टट की किशोर अवस्था में अनटाइमली डेथ जो हो गई थी, असामयिक मृत्यु के बारे में चिंतन कर रहे थे अथवा कपकपी के साथ आश्चर्य कर रहे थे। मतलब उन्हें डर भी लग रहा था वहाँ खड़े खड़े कि फेरो का श्राप जो है उसे छेड़ने वाले मृत्यु अथवा दुर्भाग्य के शिकार होंगे। वास्तव में ऐसा सच तो नहीं है कि लोग कहते थे जो उसे छेड़ेगा उसको श्राप मिलेगा, तो उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें श्राप मिल जाए इस बात का। दिस ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. मम्मी बड़ी ख़राब हालत में है। कारण है कार्टर ने 1920 के दशक में इसके साथ जो कुछ किया था। ज़ाही हवास ने कहा, जो मिस्र की सुप्रीम काउंसिल और एंटीक्विटीज़ के महासचिव हैं, और ऐसा उन्होंने तब कहा जब वे शव को यानी इस मम्मी को पहली बार देखने के लिए झुके। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज़ was the British archaeologist who is in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. और कार्टर, हावर्ड कार्टर, जो फर्स्ट ब्रिटिश पुरातत्वज्ञानी जिसने कि वर्षों तक व्यर्थ खोजबीन करने के बाद 1922 में टट की कब्र को खोजा था। Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. और इसकी सामग्री हालांकि प्राचीन समय में जल्दबाजी के साथ लूट ली गई थी, फिर भी आश्चर्यपूर्ण तरीके से पूर्ण थी।
They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh legend. और इस सामग्री अब तक का सर्वाधिक धनाढ्य यानी सबसे ज़्यादा धनी शाही संग्रह सिद्ध हुआ और फेरो की पारंपरिक कथा का हिस्सा बन गया. Stunning artifacts is in gold. Their eternal brilliance meant to guarantee restoration caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. और यहाँ पर जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि स्वर्ण निर्मित हस्तकृतियाँ जिनकी स्थायी चमक पुनर्जीवन की गारंटी मान ली गई थी ने खोज के समय सनसनी पैदा कर दी थी और अभी भी सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचती है. बट दैट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ. बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. लेकिन तट को रोज़मर्रा की वस्तुओं के साथ भी दफनाया गया था जिनकी ज़रूरत उसे बाद के जीवन में पड़ेगी. ये थी शतरंज, पासे जैसे खेल की सामग्री, कांसे से बना रेज़र, लेनिन यानी अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा जो था से बने उसके अंतर वस्त्र यानी कि अंडरगारमेंट्स, और भोजन और शराब के डब्बे. इजिप्ट में ऐसा माना जाता था कि जब मम्मी को दफनाया जाता था तो उनका मानना ये था कि मरने के बाद भी एक और जीवन होता है और इसीलिए उस व्यक्ति को जिसको दफनाया जा रहा है उसे इन रोज़मर्रा की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए उसके साथ ये रोज़मर्रा की चीज़ें दफना दी जाती थी. तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा फेरो फैमिली या डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर थे तूतनखामेन के बारे में. अब देखिए, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी आए, उनको डिस्कस करते हैं. जैसे सिमेट्री. सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान. पीड यानी कि ध्यान से देखना. लिंगरिंग मीन्स लंबे समय से चली आ रही. डिसेंडेड. डिसेंडेड मीन्स नीचे उतारना. और मुरल्स. मुरल्स यानी दीवारों पर बने जो चित्र जो थे. पॉन्डरिंग. पॉन्डरिंग का मतलब सोचना या चिंतन करता. एंटिक्विटीज़ यानी कि पुरानी वस्तुएं या प्राचीन वस्तुएं. और रेजरेक्शन यानी कि पुनर्जीवन. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही. अब बाकी का चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.